वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है द्वितीया विभक्ति भाग 2। द्वितीया विभक्ति भाग 1 हमने कर लिया है। आप वो भाग जरूर देखें। उस भाग को देखने के पश्चात आपको द्वितीया विभक्ति भाग 2 को समझने में सरलता होगी। हमने द्वितीय विभक्ति का अभ्यास करते हुए कुछ आधारभूत चीज़ों को जाना था। जैसे किसी भी नगर का नाम है, गमन अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो गमन अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देहली, देहली से क्या बनता है? देहलिम, देहली को, दिल्ली को। इसी प्रकार से शब्द आ गया वाटिका। वाटिका से क्या बन जाएगा? वाटिकाम। क्या बन जाएगा? वाटिकाम। इसके अतिरिक्त आज हम द्वितीय विभक्ति के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन का भी वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। आगच्छ विषयस्य आरंभम कुर्मः। अब नीचे गमन अर्थ में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे प्रथम वाक्य है, आपने यहाँ नीचे स्फोरक पत्र दिया हुआ है जिसमें कुछ शहरों के नाम हैं। जैसे बेंगलुरु, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कालटी, गोकर्णम, श्रृंगेरी, मैसूरू। आपने ऊपर आपको उदाहरण दिया गया है। जैसे बालक शब्द का प्रयोग करोगे, बेंगलुरुम, बेंगलुरु को जा रहा है। आपने बालक शब्द का प्रयोग करके इस प्रकार से जब बालक शब्द का प्रयोग करोगे तो बेंगलुरु से क्या बन गया? बेंगलुरुम। अनुस्वार आ गया तो बेंगलुरुम। बालकः बेंगलुरुम गच्छति, बालक बेंगलुरु को जा रहा है। अब आपने यही वाक्य, मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण बताऊंगा, बाकी आपने अपने आप बनाने हैं। जैसे अब कह दे कि बालकः मैसूरु गच्छति, तो क्या बनेगा? मैसूरुम। इसी प्रकार से एक उदाहरण और, बालकः श्रृंगेरी गच्छति, तो क्या बन जाएगा? श्रृंगेरीम गच्छति। आपने बाकी शहरों के साथ इसी प्रकार से बालक और गच्छति का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। इधर दूसरा वाक्य देखिए, अहम बेंगलुरुम गच्छामि। अहम का प्रयोग करते हुए भी आपने इसी तरह से इन शहरों के नाम जोड़ने हैं। अहम बेंगलुरुम गच्छामि, मैं बेंगलुरु को जा रहा हूँ। जब आप अहम का प्रयोग करेंगे, मैं सिर्फ 2 शहरों के ऊपर आपको वाक्य बनाकर बता रहा हूँ। अहम से कैसे बनाना है आपने बाकियों से बनाना है, उसी प्रकार से बनाना है। जैसे अहम रामेश्वरम गच्छामि। रामेश्वरम की मस्ती, रामेश्वरम का प्रयोग हम रामेश्वरम के रूप में करते हैं, ये हम हटा देंगे और इस तरह से इसका रूप बन जाएगा अहम रामेश्वरम गच्छामि, मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण आपके लिए, अहम कन्याकुमारी से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अहम कन्याकुमारीम गच्छामि, अहम कन्याकुमारीम गच्छामि। आपने इसी प्रकार से बालकः गच्छति, बीच में शहर का नाम जोड़ना है। अहम गच्छामि, बीच में आपने शहर का नाम जोड़ते हुए अपने वाक्यों को बनाना है। अब आपके लिए मैं सिर्फ यहाँ उसी प्रकार का एक स्फोरक पत्र और है, गमन अर्थ में ही है। गच्छति और गच्छामि का प्रयोग यहाँ हुआ है। बालक के साथ गच्छति लगाओगे आप और अहम के साथ गच्छामि का प्रयोग करेंगे। यथा गृहम से गृहम ही बनता है। मैं यहाँ एक एक उदाहरण आपको उदाहरण के रूप में बताऊंगा, आपने बाकियों का प्रयोग करना है। जैसे मैंने वित्तकोश का प्रयोग किया बालक के साथ, तो वित्तकोशः से क्या बन जाता है? वित्तकोशम इत्युक्ते बैंक गच्छति। बालकः वित्तकोशम गच्छति, बालक वित्तकोश
अर्थात बैंक जा रहा है, बैंक को जा रहा है। इसी प्रकार से इधर अहम गच्छामि, बीच में अलग अलग स्थान है, मध्य में जो गृहम पद है इसके स्थान पर आपने अन्य पदों का प्रयोग करना है। यथा मैं आपको एक उदाहरण के रूप में, जैसे वाटिका, अहम वाटिका गच्छामि, तो क्या बन जाएगा वाटिका से? वाटिकाम। अहम वाटिकाम गच्छामि, मैं वाटिका जा रहा हूँ। उपाहार गृहम, कुछ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि उपाहार गृहम हमने पहली बार देखा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कैंटीन, जहां हमें अल्पाहार की सामग्री मिलती है, तो कैंटीन। बालकः उपाहार गृहम गच्छति। अभी हमने अभ्यास किया था कि कहाँ म हलंत आएगा और कहाँ व्यंजन, कहाँ अनुस्वार के रूप में म ध्वनि का प्रयोग होगा। जैसे आप यहाँ प्रथम में 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। रामः विद्यालयं गच्छति या रामः विद्यालयं गच्छति, दोनों में म की ध्वनि उच्चारण की दृष्टि से दोनों वाक्य सही है, लेकिन लेखन की दृष्टि से दोनों में भिन्नता है, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? इसमें ये दूसरे वाला है, यह वाक्य अशुद्ध है। प्रथम वाला वाक्य शुद्धम, प्रथमम वाक्यम शुद्धम अस्ति, यहाँ पर यम है, तो इसके बाद में व्यंजन आने के बाद कारण जो म ध्वनि है उसको हमने अनुस्वार के रूप में लिखा। द्वितीयम वाक्यम अहम गृहम आगच्छामि, अहम गृहम आगच्छामि, दोनों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें प्रथम वाला वाक्य शुद्ध है, द्वितीय वाक्य अशुद्ध है। कारणम म ध्वनि के पश्चात आ आने के कारण यहाँ म हलंत का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसके आगे क्या है? स्वर। तृतीयम अस्ति अनीता वेदम पठति, अनीता वेदम पठति, यहाँ दोनों जगह म का उच्चारण की दृष्टि से दोनों वाक्य ठीक है, लेकिन लेखन की दृष्टि से अशुद्ध हैं। यहाँ हम लेखन की दृष्टि से पहचान कर रहे हैं, तो इसमें प्रथम वाला वाक्य सही है, द्वितीय अशुद्ध है, क्योंकि म हलंत के पश्चात स्वर आना चाहिए, यहाँ क्या है? व्यंजन है। बालकः फलम इच्छति, बालकः फलम इच्छति या बालकः फलम इच्छति, दोनों में से दूसरे वाला वाक्य अशुद्ध है, प्रथम वाला शुद्ध है। देखो इसमें और दूसरे में देखिए म हलंत के पश्चात क्या स्वर है, इसलिए हमने म हलंत का प्रयोग किया। प्रथम में और तृतीय वाक्य में अनुस्वार के रूप में म का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि म के पश्चात ग क्या है और प क्या है? दोनों व्यंजन है, व्यंजन आने के कारण यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया गया। म और अनुस्वार संबंधित शुद्धि हेतु आप इससे संबंधित एक वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो आप जरूर देखें, ताकि आप लेखन की दृष्टि से जो वाक्य आप लिखते हैं उसमें अशुद्धि ना रहे, आप शुद्ध वाक्य लिख सकें। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का अर्थ होता है को। एक वचनम एक को, द्विवचनम दो को, बहुवचनम बहुत सारों को। अब बालकः बालकौ बालकाः, बालक शब्द से प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? बालकम बालकौ बालकान। अर्थ क्या है इसका? को। बालकम एक बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान दो से अधिक बालकों को, बहुत सारे बालकों को। द्वितीय विभक्ति में इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है, बालकम एक बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान बहुत सारे बालकों को। बालिका, बालिकाम बालिके बालिकाः, एक बालिका को, बालिकाम दो बालिकाओं को, बालिके बहुत सारी बालिकाओं को, बालिकाः। लेखनीम कलम को, एक लेखनी को, लेखन्यों दो लेखनियों को, लेखन्यः लेखनीः बहुत सारी लेखनियों को, लेखनीम लेखन्यों लेखनीः। पुस्तक का रूप पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। जिस प्रकार से प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप बनते हैं उसी प्रकार से इसके द्वितीय विभक्ति के वैसे के वैसे ही शब्द रूप बनते हैं। एक पुस्तक को पुस्तकम,
दो पुस्तकों को पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकों को पुस्तकानि। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब आपने समझ लिया कि बालक शब्द से द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप कैसे बनते हैं। बालकम, बालकौ, बालकान। शब्द रूप है आपके लिए राम। राम का रूप कैसे बनेगा। रामम, रामौ, रामान। इसी तरह से शिक्षक, शिक्षकम, शिक्षकौ, शिक्षकान। स्त्रीलिंग शब्द है बालिका से बना बालिकाम, बालिके, बालिकाः। लता से क्या बनेगा। लताम, लते, लताः। पेटिका से पेटिकाम, पेटिके, पेटिकाः। तीसरा शब्द है ईकारांत। ईकारांत के द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप स्त्रीलिंग में कैसे बनेंगे। जैसे शब्द रूप आ गया हमारे समक्ष पार्वती, पार्वतीम, पार्वत्यौ, पार्वतीः। सरस्वती, सरस्वतीम, सरस्वत्यौ, सरस्वतीः। नदी, नदीम, नद्यौ, नदीः। पुस्तकम नपुंसक लिंग शब्द। जैसे शब्द आ गया हमारे पास फलम, तो फलम का रूप बनाइए द्वितीय विभक्ति में फलम, फले, फलानि। अब हम उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे रामः पश्यति। राम देखता है। राम क्या है, करता है, राम देख रहा है। रामः बालकम पश्यति। राम एक बालक को देख रहा है। हमारे समक्ष अब दूसरा उदाहरण आ गया द्विवचन का बालकौ। रामः बालकौ पश्यति। राम दो बालकों को देख रहा है। रामः बालकम पश्यति, राम एक बालक को देख रहा है। रामः बालकौ पश्यति, राम दो बालकों को देख रहा है। अब हमारे समक्ष उदाहरण आता है बालकान। बालकम एक बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान बहुत सारे बालकों को। रामः बालकान पश्यति, राम बहुत सारे बालकों को देख रहा है। इसी प्रकार से अब मैं ज़्यादा उदाहरण ना उठाते हुए सिर्फ पुस्तक शब्द से करूं तो रामः पुस्तकानि पश्यति। अर्थ क्या हुआ, राम बहुत सारी पुस्तकों को देख रहा है। हाँ, एक वचनम एक को, द्विवचनम दो को, बहुवचनम बहुत सारों को। जैसा रूप है वैसा ही उसका अर्थ निकलेगा। अब हम जैसे रामः बालकम पश्यति, तो हमने बना दिया था रामः बालकम पश्यति। यहाँ इधर मैं क्रियापद लिख देता हूँ। हमने अब अभ्यास करना है बालिका शब्द से, तो आप स्वयं देखिए। रामः बालिकाम पश्यति, राम एक बालिका को देख रहा है। रामः बालिके पश्यति, राम दो बालिकाओं को देख रहा है। रामः बालिकाः पश्यति, राम बहुत सारी बालिकाओं को देख रहा है। रामः लेखनीम पश्यति, राम एक कलम को देख रहा है। रामः लेखन्यौ पश्यति, राम दो लेखनियों को देख रहा है। रामः लेखनीः पश्यति, राम बहुत सारी लेखनियों को देख रहा है। यहाँ हमें विशेष रूप में कई बार क्या होता है कि लेखन्यौ पश्यति, आप कहोगे कि यहाँ द्विवचन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। आप देखिए कर्ता क्या है, एक वचन में है, अकेला राम देख रहा है ना, चीजें दो हैं, राम तो एक ही है, इसलिए यहाँ पर क्रिया में एक वचन का ही प्रयोग हुआ। अब देखो रामः पुस्तकम पश्यति, राम एक पुस्तक को देख रहा है। रामः पुस्तके पश्यति, राम दो पुस्तकों को देख रहा है। रामः पुस्तकानि पश्यति, राम बहुत सारी पुस्तकों को देख रहा है। इस प्रकार से हम द्वितीय विभक्ति के शब्द रूपों की सहायता से वाक्य निर्माण करना सीखते हैं। अब नीचे शिक्षकः बालकं पश्यति, अर्थ क्या हुआ, शिक्षक बालक को
देख रहा है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, शिक्षकः बालकौ पश्यति। बालकम बालकौ, दो बालकों को। शिक्षक दो बालकों को देख रहा है। शिक्षकः बालकान् पश्यति, अर्थ क्या हुआ? शिक्षक बहुत सारे बालकों को देख रहा है। शिक्षकः बालिकां पश्यति, शिक्षक एक बालिका को देख रहा है। शिक्षकः बालिके, यहाँ अत्र अशुद्धि अस्ति, किं भविष्यति? बालिके। पश्यति, शिक्षक दो लड़कियों को देख रहा है। बालिके पश्यति, शिक्षकः बालिके पश्यति, शिक्षक दो बालिकाओं को देख रहा है। अग्रे अस्ति शिक्षकः, यहाँ बालिके, ये बालिकाः पश्यति, शिक्षक बहुत सारी बालिकाओं को देख रहा है। शिक्षकः लेखनीं पश्यति, शिक्षक लेखनी को देख रहा है। शिक्षकः लेखन्यौ पश्यति, शिक्षक दो लेखनियों को देख रहा है। शिक्षकः लेखन्यः पश्यति, यहाँ भी त्रुटि है, यहाँ लेखनी ही होगा। लेखनी ही, लेखनीम, लेखन्यौ, लेखनी ही, क्या बनेगा बहुवचन में? लेखनी ही। शिक्षकः लेखनी ही पश्यति, शिक्षक बहुत सारी लेखनियों को देख रहा है। कुछ तकनीकी कारणों के कारण कुछ शब्दों में त्रुटियां रह जाती हैं, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शिक्षकः लेखनीः पश्यति। शिक्षकः पुस्तकं पश्यति, इसका अर्थ क्या होगा? शिक्षक एक पुस्तक को देख रहा है। शिक्षकः पुस्तके पश्यति, शिक्षक दो पुस्तिकाओं को देख रहा है। शिक्षकः पुस्तकानि पश्यति, शिक्षक बहुत सारी पुस्तकों को देख रहा है। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः, पुनः मिलामः।